नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 6 मई 2025 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। राहु काल दोपहर 3:42 से शाम 5:22 तक रहेगा। हरियाणा में आज के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण कहीं कहीं बादल, बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय ने 7 मई को सिविल डिफेंस से जुड़ी मॉक ड्रिल के दिए निर्देश। आपातकाल स्थिति से निपटने की तैयारी। पहलगांव हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने में जुटे दोनों देश। पाकिस्तान ने चीन और ब्रिटेन से लगाई गुहार। भारत को मिला रूस का साथ। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए IMF और ADB से लोन रुकवाएगा भारत। मोर्चेबंदी शुरू। पहलगांव आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विजय नरवाल की पत्नी हिमांशी को ट्रोल करने पर महिला आयोग आया आगे। राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया बंद। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसों की जानकारी मांगी। फैसला सुरक्षित रखकर लटकाने पर दिखाए सख्त तेवर। मुगलों की बहू की लाल किले पर कब्जे दिलाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा ताजमहल भी मांग लो। चीन पर लगाया 245% टैरिफ कम करेंगे ट्रंप। दोनों देशों के बीच व्यापार को लगा बड़ा झटका। बॉलीवुड को बचाने के लिए विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू विरोधी रैली निकाली। हिंदुओं को कनाडा से बाहर निकालने के लगाए नारे। हरियाणा पंजाब जल विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। डैम से पंजाब पुलिस को हटाने की मांग। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में 22 प्रस्ताव पास। अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में कोटा 10% से बढ़ाकर 20% किया। शहादत पर मिलेंगे 1 करोड़। लोक कलाकारों को पेंशन देगी हरियाणा सरकार। अब खबरें विस्तार से। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच भारतीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से कई राज्यों में 7 मई को सिविल डिफेंस से जुड़ी मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। ये मॉक ड्रिल किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए की जा रही है। इस दौरान हवाई हमले के अलर्ट के वक्त सायरन बजाना, नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, हमले के वक्त ब्लैकआउट करना, महत्वपूर्ण संयंत्रों व संस्थानों के हमले के वक्त छिपाना, लोगों से जगह खाली करवाने का अभ्यास करवाना आदि एहतियात बिंदुओं पर स्थानीय प्रशासन काम करेगा। इस मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में भी ब्लैकआउट का अभ्यास किया जा चुका है। बॉर्डर पर बसे गांवों में बंकरों की साफ सफाई जारी है। अब खबरें पहलगांव हमले के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की। पहलगांव हमले के बाद भारत की कार्रवाई और चेतावनी के चलते पाकिस्तान लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से एकता का संदेश दिया और असेंबली के नियमित कामकाज को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगांव हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच में शामिल होने के लिए ब्रिटेन को आमंत्रित किया। शरीफ ने पाकिस्तान में ब्रिटेन की उच्चायुक्त जेन मैरियट के साथ बैठक के दौरान ही ऑफर दिया। वहीं चीन के राजदूत जायडोंग ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इधर भारत को भी लगातार उसके राष्ट्र मित्रों से समर्थन मिल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। इस बीच रूस ने इंग्ला-S पोर्टेबल मिसाइलों की नई खेपी भारत पहुंच चुकी है। छोटी और कंधे पर ले जाने वाली ये पोर्टेबल मिसाइलें ड्रोन और चॉपर को मार गिरा सकती है। 260 करोड़ की डील से हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पैरवी कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष से मुलाकात की और पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड में कटौती करने की मांग रखी। ADB के अध्यक्ष मासांतो कांडा के साथ बैठक के अलावा वित्त मंत्री ने इतावली वित्त मंत्री जियोर्ज जेटी से भी मुलाकात की और अपनी मांग दोहराई। भारत ने IMF के सामने भी पाकिस्तान को पेमेंट रेजिएंस लोन प्रोग्राम के तहत 11,000 करोड़ रुपए देने पर रोक की मांग की है। इस पर 9 मई को बैठक होनी है। इससे पहले IMF के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को भारत का अस्थायी डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है। परमेश्वरन 9 मई को होने वाली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की बर्खास्तगी के बाद नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अहम बैठक हो चुकी है। खबर पहलगांव हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के बारे में। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के मुस्लिम और कश्मीरी लोगों पर दिए बयान कर विवाद हो गया है। 1 मई को हिमांशी ने कहा था, घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। बयान के बाद हिमांशी की ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोगों ने उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उन्हें गोली मारने की बात कही गई। सोमवार को हिमांशी के समर्थन में राष्ट्रीय महिला आयोग आया। आयोग ने कहा, किसी महिला को किसी व्यक्ति के आधार पर ट्रोल करना गलत है। अब खबर राहुल गांधी के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा, केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार से प्राप्त होगी तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध करवाएं और उसे कोर्ट में प्रस्तुत करें। कर्नाटक के रहने वाले विघ्नेश शिशिर ने ये याचिका दायर की थी। यदि दोहरी नागरिकता साबित हो जाती तो राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की में दिक्कत खड़ी हो जाती। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर के सभी हाई कोर्ट से पेंडिंग केसों की जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट उन केसों की रिपोर्ट जमा करे जिनमें 31 जनवरी 2025 से पहले फैसला सुरक्षित रखा गया लेकिन आज तक सुनाया नहीं गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह ने बेंच ने कहा कि केसों की सुनवाई में होने वाली इस तरह की देरी बेहद परेशान करने वाली है। वक्त पर न्याय मिले इसके लिए हमें जरूरी दिशा निर्देश देने जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान दिया। इसमें 4 दोषियों ने शिकायत की थी कि उनके आपराधिक अपीलों पर झारखंड हाई कोर्ट ने 2022 में फैसला सुरक्षित कर लिया था लेकिन अब तक फाइनल सुनवाई नहीं हुई। एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लाल किले पर कब्जा दिलाने की मांग करने वाली महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता रजिया सुल्ताना बेगम का दावा है कि वे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते मिर्जा बेदार बख्त की बीवी हैं। कानूनी उत्तराधिकारी होने के चलते रजिया ने अपनी याचिका में लाल किले को वापस लौटाने या 1857 से लेकर आज तक के लिए मुआवजा देने की मांग की थी। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिका को गलत और निराधार करार दिया। CJI ने कहा कि आप लाल किले तक ही क्यों रुके? आगरे का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अन्य किलों पर भी दावा क्यों नहीं किया? सुल्ताना बेगम का कहना है कि बादशाह के खानदान से होने के बावजूद उसके परिवार ने पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी। उन्हें दूसरे राजाओं की तरह सम्मान नहीं मिला। अब खबरें विदेश से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वे चीन पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने माना कि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज्यादा है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है। ट्रंप ने एक शो में कहा कि किसी भी समय में चीन पर टैक्स घटा दूंगा। चीन की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल में है। वहां फैक्ट्रियों में कामकाज 2023 के बाद से सबसे बुरी हालात में है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि बातचीत की पहल वे नहीं करेंगे। ट्रंप ने चीन पर 245% टैरिफ लगाया हुआ है तो वहीं चीन ने 25% टैरिफ अमेरिका पर लगाया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉलीवुड को बचाने की पैरवी करते हुए विदेशी फिल्मों को अपने निशाने पर ले लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि देशों में बनने वाली फिल्मों में अमेरिका में रिलीज होने पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य विभाग को इसके लिए आदेश भी दे दिए हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि विदेशों में बनी फिल्में अमेरिका में प्रोपेगेंडा फैला सकती हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका में फिल्मों के प्रोडक्शन में लगातार गिरावट आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2021 के मुकाबले 2023 तक फिल्मों के प्रोडक्शन में 26% की गिरावट आई है। अब खबर कनाडा से। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तान समर्थकों ने रविवार को हिंदू विरोधी रैली निकाली। इस रैली में खालिस्तानियों ने 8 लाख हिंदुओं को वापस भारत भेजने के लिए नारे लगाए। ये रैली टोरंटो के माल्टन गुरुद्वारे के पास निकाली गई। इसमें एक बड़े ट्रक पर जेल का मॉडल बनाया गया था। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के पुतले रखे हुए थे। इन पुतलों को कैदी की तरह दिखाया गया था। नॉर्थ अमेरिका में हिंदू समुदाय के संगठन कोएलिशन ऑफ हिंदू ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने इसे शर्मनाक बताया। इससे पहले 19 अप्रैल को कनाडा के शहर लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थकों ने नारे लिख दिए थे। अब खबरें हरियाणा से।
हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को लेकर सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी की याचिका पर सुनवाई हुई। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि पंजाब पुलिस ने डैम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पुलिस के जवानों ने डैम की सभी कंट्रोल यूनिट अपने हाथ में ले लिए हैं। इस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने इस मामले पर केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और बीबीएमपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रदेश में 200 से ज्यादा जलघर सूख चुके हैं। पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया है। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि हमने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है, हम और पानी हरियाणा को नहीं दे सकते। हाई कोर्ट आज फिर से इस पर सुनवाई करेगा। अब बात करते हैं हरियाणा कैबिनेट मीटिंग की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में 24 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 22 एजेंडे पास हो गए। मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10 से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहीद हुए अग्निवीरों के परिवारों को अब से 1 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया। पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में नई आबकारी नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना को हरी झंडी दे दी गई। नई आबकारी नीति के तहत हाईवे पर अब ठेके दिखाई नहीं देंगे। इसके साथ स्कूल, कॉलेजों और मंदिरों से 150 मीटर की दूरी पर ठेके खोले जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में एक और अहम फैसला लेते हुए लोक कलाकारों को हर महीने पेंशन देना तय किया गया। इसके लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु और 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले कलाकारों को मासिक सहायता दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र में जिन कलाकारों की आय 1,80,000 है, उन कलाकारों को 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए के बीच है, उन कलाकारों को 7,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। लोक कलाकारों की काफी समय से पेंशन की मांग थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।